Today's topic is IUPAC rules for naming alkanes. उससे पहले कि अल्केन के रूल हम पढ़ें, हमें यह देखना होगा कि अल्केन है क्या चीज। तो व्हाट आर अल्केन्स? सब टॉपिक। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन वो चीजें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती। और सैचुरेटेड से मुराद क्या होता है? सैचुरेटेड से मुराद ये है कि जब कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, दूसरे शेल में कितने आ गए? 4। अब इसकी 4 यदि वैलेंसी हैं, 4 वैलेंसी को 4 डिफरेंट एटम जब सेटिस्फाई करेंगे तो वो कंपाउंड क्या हो गया? सैचुरेटेड। अब ये देखिए, ये कार्बन है, ये 4 जो ब्लैक वाले हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंसी को ये ग्रीन हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ये ब्लू हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, और इस वैलेंसी को रेड हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको ब्लैक हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी चारों इलेक्ट्रॉन, चारों वैलेंसी 4 मुख्तलिफ एटम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी चीज को कहते हैं सैचुरेटेड। यानी सारे के सारे इसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और ये मीथेन है जो कि सबसे छोटा है। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CN2N+2। यानी कार्बन की निस्बत हाइड्रोजन के एटमों की तादाद दुगने से 2 ज्यादा है। अगर ये 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 × 2 6 + 2 8। 5 है तो क्या होगा? 5 × 2 10 + 2 यानी 12। इज इट क्लियर? जैसे मीथेन में हम देख लेते हैं, ये मीथेन है, कार्बन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 जमा किया तो क्या आ गया? 4। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। इसका अदर नेम जो पुराना चलता आ रहा है, जो कॉमन नेम भी है, पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है लिटिल अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत। दूसरे एटमों, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कितने आप कशिश रखते हैं, कितना दूसरों से मिलते हैं। क्योंकि अल्केन जो कि सैचुरेटेड है, इनकी चारों वैलेंसी कार्बन की यहां पे सेटिस्फाइड है, 4 मुख्तलिफ एटम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए अल्केन दूसरों से इतना मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो पैराफिन, पैरा का मतलब परे, जैसे पैरा पोजीशन होती है इधर और इधर, बेंजीन में आती है, सबसे जो परे होती है, चल परे, पंजाबी में कहते हैं चल परे। ठीक है, अफिन का मतलब अफिनिटी, फिन यानी मोहब्बत नहीं है, चल परे चल। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नेम है जिसका मतलब है लिटिल अफिनिटी। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, तो इसको हम देख लेते हैं। हाउ इज मीथेन? ये सेंटर में कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? अल्केन्स एंड डेली लाइफ। जब तक किसी कंपाउंड के बारे में हम ये ना जानते हों कि इसका हमारे साथ कोई तल्लक भी है, तो उससे एक हमारा तल्लक, रिलेशनशिप नहीं बनता, उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा होती। और जब तक इंटरेस्ट नहीं पैदा होती, बात समझ नहीं आती, और बात बंदा को काम बददिली से करता है। तो अल्केन्स की नामकरण पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अल्केन हमारी जिंदगी में उनका अमल दखल है भी कि नहीं है। तो ये देखें, सुई गैस हर घर में इस्तेमाल होती है। व्हाट इज सुई गैस? दिस इज मीथेन, दिस इज अल्केन। व्हाट इज पेट्रोलियम ईथर? ये भी है, कार्बन 6-7 होती हैं इसमें। ठीक है, 5-6। और ये ड्राई क्लीनिंग जो इसी से करते हैं, गर्म कपड़ों की, कोट वगैरह जो है। पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जगह जगह इस्तेमाल होता है। इतनी दुनिया में गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल के साथ, जिसको गैसोलीन भी कहते हैं, कार्बन 8 होती है। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, जिससे आप चूल्हे जलाते हैं, मिट्टी के तेल से आप वो लालटेनें जलती हैं, दीवे जलते हैं, दिए जो जिनको कहते हैं। और जेट फ्यूल भी है, डीजल, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो लोडर और बड़े, उनमें ये डीजल इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल सारी गाड़ियों के इंजन में पड़ता है, बड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, वैक्स कार्बन 20, जब 20 बढ़ जाए, बड़ा अल्केन हो जाए, तो वो 20 से 30 तक ये वैक्स में मेनली वो चीज़ होता है, ये मोमबत्ती है आप जलाते हैं। तो सो इट इज़ वेरी हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। ठीक है, और ये इतना वैल्यूएबल चीज़ है कि इसको ये सारा के लिए इकट्ठा नाम हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं।
वो सारे यानी बेसिकली वो अल्केन्स हैं। व्हाट इज पेट्रोलियम? कार्बन 1 से लेकर कार्बन 42 तक के सारे अल्केन्स होते हैं, 42 तक चलता है। तो इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। से ब्लैक गोल्ड जिस मुल्क में ये निकला है उसकी चांदी हो जाती है और वो जमीन से आसमान पे चला जाता है। अच्छा, और यही नहीं, ये इसके ऊपर और जिंदगियों पर आप देखें कि ऑयल वार्स इसके ऊपर बहुत सारी हो चुकी, मोर देन 10 ऑयल वार्स जो हो चुकी। वर्ल्ड वार 1 में भी छोटा सा एक टुकड़ा हुआ था, उसके बाद ये चाको वार हुई थी 1930s के करीब हुई है, फिर ईरान इराक वार, फिर गल्फ वार, फिर फॉकलैंड क्राइसिस, इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में भी, और रिसेंटली जो फिर 1973 का ऑयल एम्बार्गो। ठीक है, सारी दुनिया हिल के रह गई थी जब इन्होंने ओपेक वगैरह इन्होंने मिलके वो उसको बंद कर दिया था तेल को। तो हेगलिक क्राइसिस, ठीक है, ये रिसेंटली हुआ है 2012 के अंदर सूडान के अंदर। तो देयर आर मैनी वॉर्स, ठीक है, जो कि इसके ऊपर लड़ी जाती है। और ये पेट्रो के ऊपर इतनी है, हमारे जो लिटरेचर है उसके अंदर जो हम खबरें पेट्रो डॉलर, पेट्रो एग्रेशन, पेट्रो वारफेयर, पेट्रो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये इतना हमारी जिंदगी में है कि ये सारा पेट्रो होकर रह गया, ठीक है। और तेल जो है, तेल के पीछे आप ये समझ लें, अल्केन के पीछे दुनिया मरती या मारती। अमेरिका वहां से उठता है 10,000 किलोमीटर फासला तय करके इराक पे अटैक करता है। व्हाई? इट इज फॉर अल्केन्स। दीज वार्स आर फॉट फॉर अल्केन्स। आप जमीन का सीना चीरते हैं और कितना नीचे जाते हैं, बीच में से पहाड़, शेल आता है, फिर पहाड़ आते हैं, स्टोन आता है, उससे 30,000 फुट नीचे जाते हैं, कुआं खोदते हैं, फिर उसमें से ऑयल निकालते हैं। 30,000 फुट को मामूली चीज नहीं है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 29,028 फुट जमीन का हाईएस्ट पॉइंट है। मरियाना ट्रेंच की, जो कि जमीन का डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन में, उसकी डेप्थ कितनी है? 35,000। यानी डीपेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट जो नेचर अटेन कर रही है, आप 30,000 उसके करीब खुद जाके कर रहे हैं, ओनली फॉर द सर्च ऑफ अल्केन्स। अल्केन के ऊपर मैंने क्या कहा है? दुनिया मरती है और अल्केन के लिए दुनिया मारती है। और अल्केन बेचारा इतना दुखी है इस बात से कि वो हर वक्त जलता ही रहता है कि मैं किधर आ गया। कमिट्स सुसाइड। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी pivots around alkanes. नौ है जी नोटेशन, अगला सब टॉपिक के अल्केन्स जब हम लिखने हैं तो पहले से पता कर लें कि कौन सी नोटेशन जो है वो यूज करेंगे। बहुत सारी नोटेशंस हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, जो कि स्ट्रक्चर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एटम्स की अरेंजमेंट को बताता है कि एटम किस तरीके से अरेंज्ड है। उसकी दो किस्में होती हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, एक्सपेंडेड का मतलब फैला हुआ, और दूसरी उसकी किस्म होती है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, सुखड़ा हुआ, कंडेंस्ड मिल्क, खोया जिसको कहते हैं, यानी सुखड़ा। ठीक है, यानी एक्सपेंशन और कंडेंशन से ये दो लफ्ज आपको याद हो जाए। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, फॉर एग्जांपल हम पेंटेन ले लेते हैं, वी टेक द पेंटेन, 5 कार्बन वाला अल्केन है। तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा होता है? विच शोज ऑल द बॉन्ड्स, जो बॉन्ड कार्बन बना रही है जिसके साथ, सारे बॉन्ड शो करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? टाइम ज्यादा लगता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्पेस ज्यादा लगती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। तो अब फिर इससे तंग आ गए तो ज्यादातर यूज की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी ये आपने इकट्ठे करके CH3 कर दिया, ये CH2 हो गया, ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन, ये CH2 हो गया, ये कार्बन, ये CH2 हो गया, ये C और 3 हाइड्रोजन मिलकर CH3। दिस इज नोन एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन आजकल ये भी आउट ऑफ डेट हो गया। द न्यू नोटेशन जो है दैट इज नोन एज लाइन नोटेशन। बंदे कहते हैं इसमें बड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। मसलन इसी को हमने लिखना है तो हमने ये एम सा बना दिया, तो ये इस मुसीबत से यहां पे आप पहुंच गए। ये जो सर्कल लगे हुए हैं ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। समझाना क्या चाहता हूं कि लाइन नोटेशन के अंदर हर जो वर्टेक्स है, ये ब्लैक में मैंने क्या शो की है, ये वर्टेक्स का मतलब है एंगुलर पॉइंट। वर्टर का मतलब होता है एंगुलर, जहां पे ऐसे कर्व हो रही है, ठीक है।
मुड़ रही है जहां पे। वर्ड्स का मतलब एपेक्स भी यानी ऊंची पॉइंट भी होता है, लेकिन ये ऊंचा होगा, ये ऊंचा होगा, ये तो ऊंचा नहीं है। इसलिए दूसरा इसका जियोग्राफिकल मीनिंग जो है वो क्या है, एंगुलर पॉइंट, जहां पे कोई एंगल, दो एंगल बन रहे हैं, यानी ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये जो है ये कार्बन है। और जो एंड है, ये एक एंड है, ये ब्लू सर्कल से शो किया एंड, एक ये एंड है, ये कार्बन है। यानी कितनी कार्बन हो गई, एक और एक, दो एंड वाली हो गई, एक, दो और तीन वर्टेक्स वाली हो गई, यानी 5 कार्बन हो गई, 1 2 3 4 5। तो दिस इज नोन एज लाइन नोटेशन। इज इट क्लियर? तो ये बनानी भी बड़ी आसान है, ठीक है। और ये आजकल सारी लाइन नोटेशन चल रही हमारे यहां, चूंकि अभी यही चल रही है, इसलिए हम इसको देखते हैं कि हम इसका क्या हल निकालते हैं, एंड पे मैं बताता हूं। फिर एक लाइन नोटेशन की एक बड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है, उसकी अपग्रेडेड वर्जन समझो आ गया, दिस इज नोन एज कीमो नोटेशन। अब कीमो नोटेशन जो है, दिस इज हाई लेवल लाइन नोटेशन। इसमें आप स्टीरियो केमिस्ट्री भी बता रहे हैं, इवन टाइप ऑफ रिएक्शन के मतलब भी बता रहे होते हैं। इट्स वेरी एलाबोरेटिव, बड़ी मुफस्सल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी की हम एक सिर्फ खूबी ले लेते हैं, इसकी कि हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है दिस इज वेज डैश लाइन स्ट्रक्चर है। अब ये जो, अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये वेज का मतलब होता है, मैंने पहले भी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में बताया था, जो चीज पीछे से बारीक और पीछे से बारीक और पीछे इधर आती मोटी होती जाए, ठीक है। फाना अब इसको कहते हैं, फाना भी कहते हैं, ठीक है। तो वेज जैसे ये बारीक है, रास्ते से बड़ी हो रही, ये जो है आउट ऑफ प्लेन है, यानी ये एच जो है ये 3 डायमेंशनल है, ये इधर है, आउट ऑफ यानी बोर्ड है, ये बोर्ड से इधर है, इसको कहते हैं वेज। ये जो डैशेस बनी हुई हैं, ये क्या है, ये इससे बोर्ड के पीछे, और ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, दिस इज पैरेलल टू द बोर्ड। यानी एक्चुअली ये 3D जो तस्वीर है, 3D उसको हमने 2D में कन्वर्ट करके गुजारा कर लिया। यानी जो वेज वाले हैं ये बोर्ड से बाहर है, आउटवर्ड है, जो डैश वाले हैं ये बोर्ड से पीछे हैं, इनवर्ड है, ठीक है। और जो ये लाइंस हैं ये बोर्ड के पैरेलल, यानी पैरेलल हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, 3 डायमेंशनल व्यू हो गया। तो बोर्ड पे ज़ाहिर 2 डायमेंशनल हम इसी तरह कर सकते हैं, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है इसको बनाना, ठीक है। लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको पता हो कि कीमो नोटेशन क्या चीज है, ये मैंने इसको बयान कर दिया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो वी विल प्राइमरीली, यानी बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उसके साथ साथ तड़का जरूर लगाएंगे लाइन नोटेशन का, ताकि आपको पता लगे कि वर्ड में लोग क्या कर रहे हैं और उनके साथ थोड़ा सा हम अटैच होने के लिए करेंगे। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। अल्केन को नाम देने के लिए 7 रूल्स हैं, और ये जो 7 रूल हैं इनको मेमोराइज भी करना है, और यही 7 रूल बाकी जब हम फैमिलीज 9 या 10 पढ़ेंगे तो उसमें भी यही रूल्स चलेंगे। थोड़ी थोड़ी पहले 3 रूल्स में तब्दीली है। रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो कंटिन्यूस कार्बन चेन है उसको सिलेक्ट करें, और उसमें एहतियात क्या करनी है कि उसको सिलेक्ट करके, अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है, ये चेन बन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आपने इसको बॉक्स कर देना है, और बॉक्सिंग के अंदर बॉक्स करते हुए ये ज़हन में रखना चाहिए कि ऊपर स्पेस होनी चाहिए, ऊपर स्पेस आपने छोड़नी। यानी ये जैसे इंसान होता है तो उसके पांव तो फर्श को लगे होते हैं, लेकिन सर छत से दूर होता है। इसी तरह ये ऑर्गेनिक जो लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन, वो नीचे फर्श से तो बेशक लग रही हो, लेकिन छत से उसके साथ नहीं लगना चाहिए कि इसको चोट ही ना लग जाए। और ये हमारा लाइन नोटेशन में यही हम, इसको मैंने शो किया है। लाइन नोटेशन में हम क्या करेंगे, अब बॉक्स तो नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे करके लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे स्नेक की सूरत में सिलेक्ट कर, ये हमने सिलेक्ट कर ली, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। रूल 2, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
हमने बॉक्स कर लिया। अब नंबरिंग हमेशा कैसे होती है, 5 बंदे खड़े हुए हैं लड़के, तो आप किस तरह से गिनेंगे, दरमियान में से 1 2 3 4 9, या इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, या इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, यानी या तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। तो इसी तरह नंबरिंग या इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, या आप इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो आप किस तरफ से करें, तो उसका असूल यह है कि उस तरफ से नंबरिंग शुरू करें जिस तरफ से ये ब्रांच जो लगी हुई है वो उसको छोटा नंबर मिले। जब हम इधर से चलेंगे तो ब्रांच किस पे आएगी, 1 और दूसरी कार्बन। अगर इधर से नंबरिंग करें तो फिर 1 2 3 4, ब्रांच आ रही है चौथी कार्बन। तो ब्रांच को छोटा नंबर देना है तो हमें लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। हमारी डायरेक्शन ये वाली होगी, ये 1 2 3 4 5। इसी तरह यहां पे लाइन नोटेशन के अंदर 1 2 3 4 5। रूल नंबर 3 है नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये जो हमने चेन सेलेक्ट की थी उसको इसको बॉक्स किया था, लॉन्गेस्ट चेन, इसमें 5 कार्बन है। इस लॉन्गेस्ट चेन का अब नाम देना है। तो ये नाम उसी सूरत में आप दे सकते हैं जब आपको नाम पता हो, ठीक है। तो जो एल्केन्स के नाम है वो इसलिए पहले हम देख लेते हैं कि एल्केन्स के कौन कौन से नाम हैं। अगर 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 कार्बन हो तो इथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन। और ये हमें पता है कि हाइड्रोजन के जो तादाद है, नंबर जो हैं, वो कार्बन के तादाद से दुगने से 2 ज्यादा है, यानी 4 दूनी 8 जमा 2 10, ठीक है। यानी 2 कार्बन के एटमों को 2 से ज़रब दे के 2 जमा कर। ये जो पहले 4 नाम है ये हिस्टोरिकल इनकी रूट है। मीथेन निकला है मिथाइल अल्कोहल से, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। इथेन जो है इथाइल अल्कोहल से निकला है, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इथेन ईथर से निकला है, ठीक है। प्रोपेन जो है प्रोपेनॉइक एसिड से निकला है। प्रोप का मतलब होता है पहला, चूंकि ये जो फैट और ऑयल्स के अंदर पहला एसिड पाया जाता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। और ब्यूटेन जो है ब्यूटारिक एसिड से निकला है। ब्यूटारम ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बटर, चूंकि बटर में जो एसिड पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें 4 कार्बन होती है। तो यानी इन 4 की जो बेस है वो हिस्ट्री में है। मीथेन मिथाइल अल्कोहल से, इथेन इथाइल अल्कोहल से, प्रोपेन प्रोपेनॉइक एसिड से, और ब्यूटेन ब्यूटारिक एसिड से। उसके बाद जो आ रहे हैं ये सारे के सारे ग्रीक प्रीफिक्सेस हैं और बड़ा आसान से हैं। मसलन 5 है तो पेंट, पेंट का मतलब क्या होता है, 5, पंजाब, ठीक है। पंच, पेंच यानी पेंच, पेंच आप पंजाबी में क्या कहते हैं, पेंच, इसलिए ये कोई मसला नहीं आपके लिए पेंच। अब ये क्या है, 6 के लिए क्या है, हेक्स। एन तो हर एक के साथ लगना है, एन तो सबके साथ लगना है। हेक्स का मतलब क्या होता है, 6, कैसे पता लगता है, हेक्स। अब ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का यहां से फासला कितना है, 4400 किलोमीटर। ग्रीक से निकलते तुर्की आए, तुर्की से निकले सीरिया गए, सीरिया से निकले फिर ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए यहाँ पहुंचे, ठीक है। घोड़े पे भी सफर करें, हेक्स हेक्स, अच्छा आके 6 हो जाए। ये सारे लफ्ज आप अपने आप को सांस फुला के थका के देखें तो वो निकल आएंगे। हेक्स यहाँ पे आके 6 बन जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 7 है तो हेप्ट, हेप्ट हफ्ता, क्लास हफ्तम, हफ्ता, ठीक है, हेप्टम। तो वो हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7। 8 होगा तो ऑक्ट, ऑक्ट एन लगाना ही लगाना, ऑक्ट 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 ऑक्ट, फिर घोड़े पे बैठ जाए, तशरीफ लाएं यहाँ पे, ऑक्ट हट 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 इधर पहुंच जाए। 9 तो सीधा सीधा नौनेन है। 10 ये 10 है, डिकेन, ठीक है। और 11 हो, अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, 11 हो जाएगा तो 10 और 7 उन लग। उन का मतलब क्या होता है, उन, वन, वन, 1, यानी 10 और 11, 2 डिकेन। 12 हो गया तो 2 डिकेन हो गया, 10 और 2 क्या हो गया, 2 उर्दू में क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं 10 से 2 12। अच्छा, और वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए अगर कार्बन 20 हो, इफ देयर आर 20 कार्बन और H42 होगा तो इसको कहते हैं इकोसेन। और कार्बन 50 हो और हाइड्रोजन 102 होगी तो पेंटाकॉन्टेन। कार्बन 100 हो और H202 होंगे और ये कहलाता है हेक्टेन, ठीक है। ताकि आप तो 100 तक तो कम से कम गिनती आए। यहां पे एक चीज ज़हन में आपके आएगी कि सारे के आखिर पे एन क्यों आ रहा है। ये एन सफिक्स है। सफिक्स उस चीज को कहते हैं, वर्बल एलिमेंट है, वो टुकड़ा है जो किसी लफ्ज के आखिर पे लगता है। प्रीफिक्स वो टुकड़ा है जो शुरू पे लगता है।
तो अल्केन का सफिक्स क्या है? एन। तो एक सवाल ज़हन में आता है कि वाई एन को एन क्यों कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। जब हॉफमैन ने 1866 के अंदर वावल के बेस के ऊपर नाम दिए थे, पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई भी थी, तो ए ई आई ओ यू के हिसाब से, तो ए पे उसने लिखा था अल एन, और ई पे उसने लिखा था इन, और आई पे लिखा था आइन, जो कि वाई एन ई से पढ़ते हैं। इसी तरह ओ से और ओ से उसने ओन लिखा था, और इस तरह करके। ठीक है जी। और आईयूपैक रूल के अंदर, यानी एक तो यहां से ट्रेडिशन चल रही है, दूसरी आईयूपैक के अंदर जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब तरजीह है, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो चूंकि ये सैचुरेटेड है, इसको हमने शुरू के लेक्चर में भी देख लिया था, सैचुरेटेड वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी, चार मुख्तलिफ एटम जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसलिए ये सैचुरेटेड होने के हिसाब से इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया। और टॉप प्रायोरिटी में जब भी हम कोई चीज रखते हैं तो उसके साथ हम जनरली आमतौर पे ए जरूर लगाते हैं। तो इसकी वजह एन की ये दो वजूहात है कि वाई एन सफिक्स का मतलब क्या है। हाँ जी, रूल 4 है आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन नंबर, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ जो हमने काम करने थे 3 कर लिए। सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, वो हमने कर लिया। नेम बल्कि अभी लिखा नहीं है, लिख लेते हैं। इसका नेम क्या है? 5 कार्बन हो तो हमने अभी देखा है 5 कार्बन हो तो पेंटेन। ये पेंटेन क्या है? स्टेम नेम भी इसको कहते हैं और पेरेंट नेम भी कहते हैं। अच्छा, रूल 4 क्या है कि अब इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई ब्रांच तो नहीं लगी हुई, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ, कोई ग्रुप तो नहीं लगा हुआ। हम 3 लफ्ज बार बार बोल देते हैं, इसलिए आप ज़हन में रखें, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच, ग्रुप। वैसे सही लफ्ज जो है यूज करना चाहिए वो सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखना है कि कौन सा लगा हुआ है और किस कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये लगा हुआ है CH3, ये है मिथाइल। ये CH3 क्या है? ये है मिथाइल। ये आगे बाद में बताएंगे कि ये कैसे बताते हैं। मिथेन में से ANE हटा दें और YL लगा दें तो मिथाइल, मिथाइल बन जाएगा, मैथल है वैसे। इथेन है, ANE हटा दें, YL लगाए तो एथल बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये 2 कार्बन नंबर 2 पे मैथल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। रूल 5, राइट नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बिफोर द स्टेम नेम, यानी स्टेम नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर और उनका नाम लिखना है। 1 हैं, 2 हैं, जितने भी। आखिर पे यानी शुरू में सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और फिर आखिर में स्टेम नेम या पेरेंट नेम लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि ये 2 पे मिथाइल चूंकि लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको पहले लिखना है 2 मिथाइल 2 मेथल पेंटेन, यानी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, सब्स्टिट्यूएंट का नेम और स्टैम्प नेम या पेरेंट नेम एंड पे आ गया। इज इट क्लियर? बट देयर आर 3 फॉल्ट्स। नंबर 1, नंबर और वर्ड के दरमियान क्या चीज होती है? हाइफन, जो हमने यहां नहीं डाली, ये गलती है। हमेशा नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन होगी। ठीक है। दूसरा, एम को ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला लेटर शुरू में हम कैपिटल लिखते थे, लेकिन 1913 में आईयूपैक ने कहा है कि इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखना। क्यों? प्रॉपर नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, सदर फातिमा तुम्हारा नाम है तो एस कैपिटल होगा, ये तुम्हारा नाम है। ठीक है जी। निसार हुसैन का एन कैपिटल होगा क्योंकि इसका पर्सनल नाम है। वकार हुसैन का W कैपिटल होगा, HB कैपिटल होगा। इसी तरह जो कॉमन नेम है, कैट है, वो तो कैट है, जो हमारे घर में कैट है, जो अमेरिका में है, जो अफ्रीका में है, सारी कैट ही। तो ये आप पेंटेन जो है जहां भी हो, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम को कैपिटल में नहीं करते, तो इसलिए इसको अब कह दिया है कि स्मॉल लेटर। हाँ, अगर फिक्रे के शुरू में आए, कोई कंपाउंड से फिक्रा शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपने उसको कैपिटल करना है, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर की डिमांड है। जब भी कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, उस सूरत में करता है। दूसरा, स्टेम नेम, तीसरी गलती ये हमने यहां पे की कि स्टेम नेम या पेरेंट नेम को, पेरेंट को अकेला छोड़ दिया। पेरेंट्स है ना, ये पेरेंट्स हैं, ये उनके बच्चे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको अकेला छोड़ना चाहिए। उनको 1 वर्ड बना के लिखना है। तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल
पेंटेन इस कंपाउंड का नाम है। रूल नंबर 6 है, फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा। कि अगर 5 रूल तो थे नाम लिखने के बारे में, अब अगर उसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लिया था, अब इस के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक दूसरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा तीसरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों और वो सिमिलर हों, एक जैसे हों, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ठीक है, ये भी मैथल, ये भी मैथल, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मैथल है, मैथल है, तो मिथाइल हमें कहने की आदत पड़ी, तो ये हम इसको फिर क्या करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ना, हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। और रूल 7 है, फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो फिर आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद लिखना है, आखिर में स्टेम नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, ठीक है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो डिक्शनरी में मिथाइल एम पहले आता है या ई पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल और फिर उसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और मजीद कुछ सब रूल्स देखेंगे। एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेक्चर? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।